नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज की बड़ी खबर, और ये देखिए असमंजस, ये रायता लगातार फैला हुआ है और छात्र भी और उनके माता पिता भी परेशान हैं। खबर क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स यूजीसी ऑर्डर बैक्स फाइनल ईयर एग्जाम्स। कि भाई इम्तिहान तो होने हैं, साल ज़ाया नहीं जाना है। आईआईटी के जेई जो एग्ज़ाम्स होते हैं या नीट मेडिकल वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो हो रहे हैं 1 से 6 के बीच जेई, और 13 सितंबर को नीट के एग्ज़ाम्स होने हैं। लेकिन फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एग्ज़ाम्स तो होंगे। हालांकि यहाँ पर राज्यों को एक रियायत भी दे दी। अब ये रियायत है या असमंजस ज़्यादा बढ़ेगा? इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन क्या है पवन? सुप्रीम कोर्ट बैक्स यूजीसी डिसीजन टू होल्ड एग्जाम्स, सेज स्टेट्स कैन सीक डेडलाइन एक्सटेंशन। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए राज्य 30 सितंबर के बाद भी करा सकते हैं। तो मतलब संकेत क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है? अब संदीप, बहुत असमंजस की स्थिति है। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम आप कराएंगे, लेकिन एग्जाम कराएंगे तो आप किसके लिए एग्जाम कराएंगे भाई? वो जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम का क्या करेंगे? हम अचार तो नहीं डाल सकते ना। आप सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप स्टूडेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे क्या? अब मैं बिहार का एग्जाम्पल देता हूं आपको। भाई कहते हैं 50 लाख की आबादी बाढ़ से ग्रस्त है, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से खाना खा रहे हैं। तो क्या जो वहां स्टूडेंट रह सकते हो उसको कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड आप दीजिएगा? तो जब ये नहीं दीजिएगा तो या तो फिर इसको थोड़ा पोस्टपोन करिए। मैं कहता हूं कि बॉस एक बात बताइए कि 1 महीना अगर आप डिले कर देंगे इसको तो कौन सी आफत आ रही है इस देश में? नीट का एग्जाम, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट पर कि मैं ठीक है, आता हूं, पहले तो बाकी इम्तिहानों की बात हो रही है। फाइनल ईयर एग्जाम्स की नहीं, 30 मैं सबकी सितंबर बात तक कर रहा हूं, कराइए। मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर थोड़े एग्जाम में आपको असमंजस की स्थिति है कि अब अगर इसमें से थोड़ा अगर डिले कर देंगे तो ऐसी कौन सी आफत आने वाली है? 15 दिन, 20 दिन, अब साढ़े बाढ़ की स्थिति जो है सब रिसीड कर जाएगी अगले अगले 15-20 दिन में। तो उसके बाद कराएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? मैं फाइनल ईयर एग्जाम सभी, मैं कह रहा हूं सबको बराबर तवज्जो दीजिए। आप सोच छोड़िए नीट को, अब आईआईटी के जे एग्जाम को छोड़िए और आप किसी और एग्जाम की बात करिए। सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि सबके साल तो सबके बर्बाद होंगे ना संदीप। कि ऐसा तो नहीं है कि नीट का बर्बाद होगा और जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा है उसका नहीं बर्बाद होगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक ऐसा हल निकालिए कि जिसमें राज्य सरकार भी कंफर्टेबल हो, स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल हो, उनको आने जाने की के जो साधन है वो सब भी मुहैया हो सके तरीके से। तो आप ऐसा हल निकालिए भाई। कोई नियम कानून जब आप बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ना कि साहब सबके लिए जो सुविधा हो, जो सबको एक्सेस हो जिसके। तो उसी हिसाब से अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करके थोड़ा डिले कर देंगे, राज्य सरकारें डिमांड कर रही है, मैं बता रहा हूं कल को इमरजेंसी सिचुएशन में राज्य सरकारें मूव करेंगी सुप्रीम कोर्ट में मैं अभी उस पहलू पर आ रहा हूं, एग्जाम पोस्टपोन करने के उस लिए। पर आता हूं पवन। नहीं, हाँ, यहां पर जो फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं, सुप्रीम जी। कोर्ट क्या कह रहा है? दैट यू कैन नॉट प्रमोट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और अदर क्राइटेरिया। फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी होंगे। 30 तारीख तक मुकर्रर किया है डेडलाइन यूजीसी ने। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, आप नहीं करवा पा रहे हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं, आप यूजीसी के पास जाइए और डेडलाइन को एक्सटेंड करवा लीजिए। तो 30 तक होंगे भी, 30 के बाद भी हो सकते हैं। मैं अभी तो फाइनल ईयर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, नीट और जेई पर आते हैं अभी। तो मतलब ये क्या होगा? कहीं पर फाइनल ईयर एग्जाम्स हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे हैं। नहीं देखिए, देखिए फाइनल ईयर एग्जाम तो यूनिवर्सिटीज वगैरह जो अपने उसके एडमिनिस्ट्रेशन है और जो राज्य सरकार है वो फैसला लेंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो आप एग्जाम लेंगे
उसमें एग्जाम जब लेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसके वेलफेयर के लिए है ये, स्टूडेंट्स के लिए, तो कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको लगता है कि जिसके कन्वीनियंस के हिसाब से किया जा सकता है इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो फिर उसके हिसाब से आप करिए। इसमें ज्यादा हील हुज्जत करने की कहां से गुंजाइश बनती है? नहीं, वो हो क्यों रही है? अब आप जो बात लगातार उठा रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, 6 नॉन बीजेपी स्टेट मिनिस्टर्स मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन जेईई नीट डेट। अब 6 राज्य, और 6 राज्य कौन से हैं? ये पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कि भाई जेईई नीट के एग्जाम्स पोस्टपोन कीजिए, मुलतवी कीजिए। आज 29 तारीख है पवन, 1 तारीख से जेईई के इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। आज से 2 दिन बाद इम्तिहान शुरू, और अभी तक राज्य कह रहे हैं कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट गए, वो चले गए हैं 6 राज्य। तो वो वहां पर अगर ना बस मुहैया कराएंगे, ना रहने का इंतजाम करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में वो हाथ खड़े कर देंगे, तो वहां के बच्चे कैसे देंगे इम्तिहान? हाँ, वही बात मैं आपसे कह रहा था कि आप देखिए, मेरे ख्याल से कोई हरकत होगी अभी, जिस किस्म की तैयारी चल रही है, कोई हरकत होगी अभी मंडे को, आप देखेंगे 31 तारीख है। तो अगर ये लोग जो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, जो एक मेरा अंदेशा है कि ये लोग 31 तारीख को क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ये मूव करते हैं तो उसका क्या फैसला होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें आपको, जब स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे देंगे, आप किस तरह से स्टूडेंट्स आएंगे जाएंगे, परीक्षा का क्या इंतजाम होगा, उनके बैठने का क्या इंतजाम होगा। 25 लाख छात्रों का भविष्य असमंजस में है, अधर में लटका हुआ है। हाँ, और इस देश में जहां जहां मैं फिर से दोबारा कह रहा था कि आपको कुछ इलाके वेस्ट बंगाल के, बिहार के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे आप अभी आसानी से आ जा ही नहीं सकते। तो जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप उनका एग्जाम देने का राइट्स है, उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? तो उनके लिए क्या इंतजाम होगा आपके पास? तो कुल मिलाकर जो बात है ये कि जब 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 स्टूडेंट्स के लिए आप जब कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उनके कन्वीनियंस में हो, अगर उसका इंतजाम नहीं करेंगे तो आप कैसे ही कहेंगे कि साहब हमने एग्जाम लिया और सबको बराबर के मौके दिए गए? नहीं, बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है। बहुत सारे छात्र देना चाहते हैं कि भाई 2 बार तो पोस्टपोन हो गए, अप्रैल में होने थे, फिर जून में होने थे, अब हो रहे हैं, होने दो। और कुछ कह रहे हैं कि भैया हम शायद पहुंच ना पाएं, हम संक्रमित ना कर दें अपने परिवारों को, वो डरे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार को बिल्कुल साफ गोई से बात करनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। एक और बड़ी खबर, ये एजुकेशन से ही जुड़ी है, शिक्षा से ही, दिल्ली से है ये जुड़ी खबर। प्राइवेट स्कूल्स कांट चार्ज एनुअल एंड डेवलपमेंट फी टिल दे ओपन। यह दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है जो स्कूल में एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते, आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए। तो ये बड़ी खबर है। बहुत से माँ बाप परेशान थे कि भाई पैसे दे रहे हैं, स्कूल तो खुल नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप ट्यूशन फीस ले लो। अब अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कह दी है। नहीं संदीप, देखिए इसमें ना कई राज्य सरकारों के अलग अलग डिसीजंस आए हैं। राज्य सरकारों के, स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसके अलग अलग डिसीजंस आए हैं। देखिए इस पे कायदे से होना ये चाहिए था कि सेंटर इस पे एक फैसला लेते कि साहब ऐसा है कि जो गैर मुनासिब चार्जेज हैं, जिसको पेरेंट्स कहते हैं कि गैर मुनासिब चार्ज है, उसको आप वेव ऑफ करिए, और बाकी या फिर आप 50% कम करिए। आप प्राइवेट स्कूल्स में, हरियाणा में एक अलग डिसीजन आप लागू करेंगे, यूपी में एक अलग डिसीजन लागू करेंगे, और दिल्ली में एक अलग डिसीजन लागू करेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है? ये हम कोई अराजकता में तो नहीं जी रहे ना। तो एक ही स्कूल एक ही है, स्टूडेंट्स एक ही हैं, पढ़ाई एक है, फिर अलग अलग फैसले, कहीं फीस देंगे, दिल्ली में फीस देंगे और कहीं नहीं देंगे। बेशक राहत की बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी सिमिलरिटी, इसी के आधार पर आप जो दूसरे राज्य हैं उसमें भी जो आप 6 महीने से क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, फर्ज करिए तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो साहब आपका ओवरहेड तो कम हो रहा है ना। तो जब ओवरहेड कम हो रहा है तो आप फीस कम क्यों नहीं कर सकते? इस पे जब इस देश में जो प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि साहब किसी को नौकरी से नहीं निकालिएगा, आप उसको बराबर की सैलरी दीजिएगा, जब वो इंप्लीमेंट नहीं होता तो इस पे हाय तौबा क्यों नहीं मचती?
उन्होंने सरकार की तरफ से ये प्रयास क्यों नहीं होता? एक नहीं, बार मैं पलटकर पवन, जी। मैं पलटकर आपसे कहूं, देखिए मैं दूसरा पक्ष रख रहा हूं। स्कूल अपने सारे टीचर्स को तो बाहर निकाल नहीं सकते, उनकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी है, उसे बचाकर रखना है। ये तो है नहीं सब जगह ताला लग गया, तो डेवलपमेंट के पैसे क्यों ना लें स्कूल, या एनुअल फीस क्यों ना लें। और एक मिनट सुनिए ना, मेरा काउंटर पॉइंट क्या है। आप एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज देते हैं, आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं, रियलिटी सेक्टर के लिए कुछ दे रहे हैं, तो आप एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ रियायत क्यों नहीं देते स्कूलों को, कि हाँ भाई आपकी बिल्डिंग है, आपका पैराफर्नेलिया है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका स्टाफ है, आपकी बसें हैं जो खड़ी हुई हैं, अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। माँ बाप कहेंगे भाई मेरा बच्चा स्कूल में जा नहीं रहा, तो इन गाड़ियों के मैं बस चार्जेस क्यों दूं? जायज सवाल है, पर वो बस भी तो खड़ी हुई हैं, उनकी भी ईएमआई चल रही है, वो स्कूल वालों को देनी पड़ रही है। ड्राइवर को घर थोड़ा भेज सकते हैं, उनकी भी तनख्वाह चलेगी। बात कर रहे हैं आप। तो सरकार कोई राहत क्यों नहीं देती इनको? हाँ एकदम सही। हाँ तो दीजिए ना, मैं कहता हूं कि आप दीजिए, आप स्कूलों के, आप छोड़िए, चलिए बसों की बात नहीं करते हैं संदीप, मैं कहता हूं कि स्कूलों में बिजली का खर्चा हो रहा है ना, माफ कर दीजिए, करिए, बेशक करिए। मैं कहता हूं कि वो सब भी करिए आप, आपकी बात से मैं 100% आपसे सहमत हूं। लेकिन क्या हम में से कितने लोगों को पता है कि स्कूलों में सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सैलरी में कितनी कटौती की गई, टीचर्स को पता है आपको? हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, चलिए स्कूल से थोड़ा सा हट के हॉस्पिटल पे आते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो, आप बड़े हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जाइए उनसे पूछिए कि क्या, डॉक्टर्स को, कि क्या आपको मई और अप्रैल और जून की पूरी सैलरी मिली है क्या? बोलेंगे पूरी सैलरी नहीं मिली है, सैलरी डिलेड है या सैलरी में कटौती है। कोई कहीं खबर छपी नहीं है और कहीं ना कोई उसके लिए लिखने को तैयार है। ठीक उसी प्रकार से आप स्कूल के टीचरों से जाके मिलिए और बोलिए कि आपको अप्रैल मई जून की सैलरी मिली है क्या, और मिली है तो कितनी मिली है, कितना काट के मिला है। तो मैं ये कहता हूं कि जब स्कूल वाले जब उसमें कटौती कर सकते हैं, जब आपने अपना ओवरहेड कम किया, तो आप पेरेंट्स को रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल फेयर पॉइंट है आप जो कह रहे हैं। मेरा बेटा स्विमिंग करता है, आजकल स्विमिंग पूल बंद हैं, तो उनकी स्विमिंग कोच जो हैं, अब उनको कहा गया है कि जब जरूरत होगी तब बुलाया जाएगा, तो उनको सैलरी नहीं दी जा रही। हाँ। वो ऑनलाइन क्लासेस से किसी तरह से अपने घर की गुजर बसर कर रही है जी। ये फैक्ट है जो आप बात कह रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर, अब 27 तारीख को, 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। केवल एक बात करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। आपसे एग्री करते हुए कि मैं कहता हूं जो आपने सवाल उठाए कि सरकार रिलीफ क्यों नहीं देती है, बल्कि स्कूलों को तो सबसे पहले, भाई स्कूल क्या है, स्कूल इस देश में की इकोनॉमी को बढ़ाने में जनरेशन तैयार करता है। आप उसको तो बल्कि सबसे पहले आपको देना चाहिए, क्योंकि उसमें वहां जो पढ़ने वालों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो आप कुछ नहीं तो बिजली बिल तो माफ किया जा सकता था, बिजली बिल को आप डिले कर सकते थे। भाई 3-4 लाख के बिजली बिल स्कूल के हैं, तो 4 लाख भी अगर महीने में कोई साधारण स्कूल का बिजली बिल अगर मान लीजिए आए, तो कोई साधारण रकम नहीं है। ये इतना किया जा सकता था। इसके अलावा और भी किया जा सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। नहीं, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है ना, हमारी प्राथमिकता पर सवाल है। देखिए हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, मैं अक्सर बोलता हूं, और पता नहीं इसमें कब बदलाव होंगे। बिल्कुल। और इसके पीछे जो आप कह रहे हैं ना, देखिए एजुकेशन हेल्थ इज ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट। जो मैं 27 अगस्त की बात कर रहा था, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। अभी सरकार को, केंद्र सरकार को 2,35,000 करोड़ रुपए देने हैं कॉम्पनसेशन सेस, वो नहीं मिल रहा है। और कहा गया कि या तो आप आरबीआई से ले लो उधार या सरकार लेगी। अब उसी से जुड़ी खबर क्या आ रही है, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था राज्य सरकारों को। आरबीआई लाइकली टू प्रेफर सेंटर बोरोइंग ऑन स्टेट्स बिहाफ। तो आरबीआई अब संकेत दे रहा है कि भाई केंद्र सरकार को राज्यों के बिहाफ पर कर्ज लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए और राज्यों को दे। इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने कैसे छापा है, साइटिंग स्ट्रेन्ड फाइनेंसेस स्टेट्स आस्क सेंटर टू बोरो। तो स्टेट्स कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं भैया हम नहीं कर्ज ले पाएंगे, केंद्र सरकार कर्ज ले या पैसा जैसे भी रेज करे और वो पैसा हमें दे। तो आपको कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है? राज्यों के पास पैसे नहीं है, ये एक हकीकत नहीं। है। इसका संदीप देखिए, परसों खैर इन्होंने जो मीटिंग में एक तरह से, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, लिहाजा परसों जो रकस क्रिएट हुआ है परसों की मीटिंग में, किसी अखबार में आपको देखने को नहीं मिला।
वो अद्भुत था। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है और 4 जो राज्य सरकारें बोल रही है, वो दोनों अलग अलग वर्जन है। मैं जीएसटी मीटिंग में इतने ज्यादा ओपिनियंस बंटे हुए मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। कोई क्लैरिटी नहीं है, और जो जीएसटी पे आपने अखबारों में जो कल पढ़ा है वो उसकी अंडर रिपोर्टिंग है। आपको देखिए, आरबीआई से पैसा ले लेगा, कैसे ले लेगा? आरबीआई से डायरेक्ट पैसा, देखिए जहां जितनी मेरे को इकोनॉमिक्स की समझ है, अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा, आरबीआई से पैसा लेने का अधिकार जो है वो सरकार को है और बैंक को है। स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से डायरेक्ट लेती है। ये तो हमारी संवैधानिक पोजीशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था में राज्य कर्ज ले ही नहीं सकते। फिर इस तरह से पैसे ले नहीं सकते हैं। ये कहां से लेकर आई? मतलब ये कहां से इकोनॉमिक्स पढ़ के आए, मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, नहीं, यहां पे तो ये भी कहा जा रहा है, देखिए संवैधानिक व्यवस्था पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग हुई है। अब एजी ये एडवाइस दे देते हैं सरकार को, लीगल ओपिनियन दे देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर कि यू आर नॉट लीगली बाउंड टू गिव मनी। आपने राज्यों से उनके अधिकार ले लिए सेल्स टैक्स, वैट और ऑक्ट्रॉय वगैरह लगाने के कि जी जीएसटी है, और आपको जितना पैसा मिलता था, आप जितना पैसा इकट्ठा करते थे इन टैक्सेस के जरिए, उस पर 14% हर साल देंगे आपको बढ़ाकर। अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये एक सॉवरेन गारंटी थी ना, अब कहा जा रहा है नहीं देंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर फॉर्मर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बोला है, आप रिकॉर्ड तलाश सकते हैं, बिल्कुल आप आपके आर्काइव में मिल जाएगा। हाँ। उन्होंने वादा किया है, तो क्या मतलब हर जगह अगर आप लीगली बाउंड, क्या मतलब हर जगह कानून से चलेंगे, तो क्या इस देश में पार्लियामेंट में बोला गया वित्त मंत्री का बयान, क्या वो सच नहीं है? क्या उसका कोई आधार नहीं है? क्या हम उसको कोई बेसिस नहीं मान सकते? क्या हम उसको पास्ट बैकग्राउंड को एग्जाम्पल नहीं मान सकते? आप ये कैसी बात कर रहे हैं हम लोग बॉस? यही तो है, और इस पर चर्चा ही नहीं हुई। मैंने एक कार्यक्रम किया 1 घंटे का, आपने जो एक सॉवरेन गारंटी है, सरकार ने गारंटी दी कि जी आपके नाम पर हम ये कर इकट्ठा करेंगे और आपको देंगे 14% बढ़ाकर। इस साल अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया। तो आपने जब कंसेंसस बनाया था, आपको ठीक से याद होगा, तो जब जीएसटी पे आम राय बनी थी, उसमें देखिए अरुण मैं आपको एक बात बता देता हूं बॉस, अरुण जेटली आज की तारीख में भी होता तो ये रकस इतना क्रिएट नहीं हुआ होता। देखिए वो इस मामले में थोड़ा बेहतर डेमोक्रेटिक कंसेंसस बनाने वाले इंसानों में से एक थे। वो जब उन्होंने कंसेंसस बनाया तो, और जब उसके बाद पर्सनली भी जब आप उनसे मिलते थे, तब भी ये कहते थे कि साहब देखो यार, हमने वादा किया है और ये ऐसे हमें 3 साल 4 साल 5 साल तक देंगे। तो आपने जब वित्त मंत्री खड़ा होकर जब लोकसभा में बोल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अटॉर्नी जनरल जो बोल रहे हैं, तो मतलब क्या मैं किसको सच मानूंगा? और यहां पर दिक्कत है। अब एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये फ्रंट पेज की हेडलाइन है, गुड रेनफॉल हेल्प्स फार्म सेक्टर पोस्ट रिकॉर्ड खरीफ क्रॉप एकरेज, एग्रीकल्चर शोज ग्रोथ इन मिडस्ट ऑफ श्रिंकिंग जीडीपी। इस बारे में हम लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी गोता खाई जा रही है, अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिर रही है, माइनस में जा रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र ने बचाया है। अब लगातार ये एक तरह की खबर होती है। मैं इसके साथ एक और खबर को जोड़ रहा हूं पवन जी। ये इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमी पेज की खबर है। वो क्या कह रहे हैं, रूरल डिमांड टू एड रिकवरी बट कांट सब्स्टिट्यूट फॉर अर्बन डिमांड। हम लगातार अब यकायक हमें किसान याद आ गए, कृषि क्षेत्र याद आ गया कि देखिए वो देश को दे रहा है और वहां उत्पादन हो रहा है। अब कहा जा रहा है उत्पादन हो रहा है, पर दरअसल हकीकत ये है, अब कहा जाए रूरल एरिया में डिमांड पिक करेगी। अरे भाई, ग्रामीण भारत 17% जीडीपी देता है, तो वहां डिमांड भी पिक करेगी, तो अर्थव्यवस्था में कोई इतना बड़ा विजिबल एक ऑफशूट नहीं दिखने वाला है। ये भी एक हकीकत। आज इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की ये रिपोर्ट छापी है इंडियन एक्सप्रेस ने। संदीप, एक 30 सेकंड में एक वाकया आपको सुनाता हूं। एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूं, नेशनल एनसीआर में। वो बहुत पहले जब हम लोग कब रिपोर्टर थे, तब ये कहा करते थे कि इस देश की इकोनॉमी और पूरी दुनिया के एग्जांपल हिसाब से एग्रीकल्चर के खाली भरोसे नहीं चल सकती जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाएंगे। तो बात वही, आप रूरल में आप कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि मैक्सिमम डिमांड कहां से आता है? आप इस देश में मैक्सिमम डिमांड इस देश के 10
10 शहरों से आता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, वॉटेवर। तो मैं कहता हूं कि आप बेशक करिए, रूरल इकोनॉमी 65-70% लोग वहां पे डिपेंडेंट हैं, आप वहां पे ग्रोथ आएगा तो वह होगा। जैसे आप बाइक का एग्जांपल लीजिए, बाइक का ग्रोथ आप तब देखेंगे जब रूरल सेक्टर में ग्रोथ होगा। लेकिन आप देखेंगे, आप जैसे आप रेफ्रिजरेटर का आप एग्जांपल लीजिए, आपको दिखेगा कि ये साहब ये तो अर्बन सेक्टर में इसका ग्रोथ है। तो आप देखिए ये ना हमारा कन्वीनियंस के हिसाब से हम आर्गुमेंट देते हैं कि साहब ऐसा है कि हम तो अभी, हमें लगता है कि हम तो अभी इकोनॉमी रिवाइव नहीं करा सकते, खासकर मैन्युफैक्चरिंग से, खासकर जो अर्बन बेस्ड आइटम्स हैं जिसका कंजम्पशन ज्यादा है, तो अगर नहीं कर सकते तो चलो ऐसा करते हैं, साहब की दुहाई देते हैं कि रूरल इकोनॉमी से बेहतर हो सकती है। तो रूरल इकोनॉमी से नहीं होगी, जो आप कह रहे हैं उससे 100% एग्रीमेंट है हमारा। हम सब समझते हैं कि रूरल इकोनॉमी में क्या होगा, लेकिन यह है कि जब आपको ग्रोथ लाना है तो आपको इन्हीं जगहों पे आपको ग्रो करना पड़ेगा इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जब आप कहते हैं कि साहब, अच्छा एक बात मैं आपको इसके बरक्स बताता हूं कि आप जब कहते हैं हम कि साहब एयरलाइंस तो हमने चलाना शुरू कर दिया है, तो एयरलाइन जब आपने शुरू कर दिया तो क्या दिल्ली से भुवनेश्वर में ग्रोथ नहीं आएगा? दिल्ली से आप छोटे शहर विशाखापत्तनम जाएंगे, वहां से ग्रोथ नहीं आएगा। जब आप पूरी सर्विस अगर रिवाइव करती है दिल्ली मुंबई सेक्टर पे, तो मैं मानूंगा कि ग्रोथ है, क्योंकि इस सेक्टर पे आप देखेंगे तो 30-40% जो है लोडेड है ये दोनों सेक्टर। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप अर्बन में ग्रोथ नहीं करेंगे तो रूरल ग्रोथ जो है केवल उदाहरण देने के लिए बचेगा। उदाहरण दिया जा रहा है, वही निट पिकिंग हो रही है। वो जैसे ग्रीन शूट्स की बड़ी बात हुई, वो सारे के सारे ग्रीन शूट्स अब वो खत्म भी हो गए। आखिरी खबर आज की, और देखिए ये असमंजस एक शब्द जो मैं लगातार कई दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लैरिटी नहीं है संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में। हरियाणा टू शट मॉल्स एंड मार्केट्स ऑन मंडे ट्यूसडे, नॉट वीकेंड्स। अभी हरियाणा में, जैसे यूपी में जहां मैं बैठा हूं नोएडा में, आज और कल मार्केट्स बंद होंगे। हरियाणा को अब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अरे भाई सैटरडे संडे को ही तो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो अगर बाजारों को बंद करना है तो मंडे ट्यूसडे को बंद कर दो। अब दो पहलू हैं, भीड़ तो सैटरडे संडे को आएगी, वो आप पहले बंद कर रहे थे उसको अब खोल देंगे, अब मंडे ट्यूसडे को आप बंद करेंगे बाजार और मॉल्स। मतलब ये किस तरह की सोच है हमारी? कोई क्लैरिटी दिखती है आपको? नहीं संदीप, मुझे तो पहले मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि साहब क्या कोरोना का कीड़ा क्या सैटरडे संडे नहीं घूमेगा, मंडे ट्यूसडे घूमेगा, या मंडे ट्यूसडे नहीं घूमेगा? हाँ। वो शहर में घूम रहा है सैटरडे संडे। वो वेस्ट बंगाल ने भी किया ना, कोई आर्बिट्रेरी हफ्ते में कोई भी दिन एक तय कर दिया कि किसी जिले में मंगलवार को लॉकडाउन है, किसी जिले में बुधवार को है, मतलब वहां पर वायरस बुधवार को नहीं आएगा। देखिए क्या है कि संदीप ये जिम्मेदारी से बचने, और मैं कहता हूं पता नहीं जो नीति नियंता हैं, जो विधि वेत्ता लोग हैं, वो क्या करते हैं। आपको कायदे से करना चाहिए साहब, अवेयरनेस फैलाइए, टेस्टिंग करिए, ट्रीट करिए, आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अवेयर करिए। वो काम नहीं करके, देखिए ये काम आसान है, बंद कराना सबसे आसान काम है। आप बंद करा दीजिए, हफ्ता भर लोग बंद कर लेंगे, डर के मारे क्या करेंगे। मैं हरियाणा में हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं बैठा हूं अभी फरीदाबाद में, आप दिल्ली में रहते हैं, आप अभी जहां से शो कर रहे हैं, इस जगह पे हरियाणा में अभी तक जितने इंप्लीमेंट हुए कानून बता रहा हूं आपको इस कोविड में, उसमें से 90% ऐसे होंगे संदीप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसमें इन्होंने कोई आनंद फानंद में डिसीजन लिया होगा। विम्स एंड फैंसीज पे कोई उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड कभी नहीं रहा। अच्छा एक बात बताइए, सैटरडे संडे अभी जब इन्होंने बंद किया तो सारी दुकानें बंद थी, शराब की दुकानें खुली हुई थी। नोएडा में भी सैटरडे संडे को खुलेंगी, बाकी बाजार बंद, शराब की दुकानें खुली हैं, क्योंकि वहां से पैसा आता है ना। जीएसटी काउंसिल पैसे नहीं दे रही, केंद्र सरकार राज्यों को पैसे नहीं दे रही, तो शराब के लिए, पैसे के लिए दुकान वो खोल देंगे। हाँ, तो आप तो फिर ये बोलिए ना, ये बोलिए कि साहब हम अपने कन्वीनियंस से काम कर रहे हैं, हमें रेवेन्यू चाहिए, लिहाजा शराब की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा, क्योंकि आपके बिना हमारा काम चल सकता है। मैं कहता हूं कि जब जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं वही बोलिए, तो कम से कम जनता को पता रहेगा, कम से कम आपकी ईमानदारी का पता तो रहेगा। नहीं, शराब की दुकान में वायरस नहीं है, पेट्रोल पंपों पर वायरस नहीं है, पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं सैटरडे संडे को। मतलब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहने को लॉकडाउन है, पर घर से बाहर निकलिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, ठेके पर जाइए,
शराब खरीदिए, पेट्रोल भरवाइए, शरीर का भी पेट्रोल ले लिया और गाड़ी का भी पेट्रोल ले लिया। ये बात बिल्कुल माकूल बात कर रहे हैं आप। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बॉस संदीप, राज्य सरकारों के फैसले तो इस कोविड में संकट में इंसान के पेशेंस और इंसान के डिसाइसिव होने का पता चलता है। इस बार कोविड में तो राज्य सरकारों ने जो डिसीजंस लिए हैं बॉस, मतलब ऐसा लगा कि बॉस कैसी सरकार है, कौन लोग फैसला लेते हैं। भाई हरियाणा ने बंद कर दिया दिल्ली जाना, फिर उसके बाद जब पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो भारत सरकार में काम करते हैं, उन्होंने फिर बोला 3 दिन उनको जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद कहा नहीं चलिए आपके लिए अलग नियम है। मैं बताता हूं आपको, मेरी वाइफ पब्लिक सेक्टर में काम करती है, वो उसको जाने में इतनी दिक्कत होती थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसके लिए अलग से पास बनवाया। मतलब वो सारे काम करने पड़े जनता को जो काम जिंदगी में कभी नहीं किया। साहब सरकार किसके लिए है? आप सैटरडे संडे नहीं बंद करेंगे, मंडे ट्यूसडे बंद करेंगे, बात बराबर है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप बंद कर रहे हैं तो मैं कहता हूं सोचिए तो सही, पूछिए तो सही, दुकानदारों से भी राय लिया आपने, जानने की कोशिश की, या आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ में बैठ के कुर्सी पे फैसला ले लेंगे हरियाणा बंद तो हरियाणा बंद, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ही तो चल रहा है और इसी में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, समन्वय भी नहीं है। हरियाणा जुड़ा हुआ है यूपी से भी, राजस्थान से भी, ऊपर पंजाब से भी, तो लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। ये भी हरियाणा के लोग दिल्ली नहीं आएंगे संदीप, और यूपी के लोग दिल्ली आएंगे। हाँ। मतलब क्या ये हम इसी देश में रह रहे हैं ना? ये हमने देखा। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी जरूरत है। वक्त निकाला आपने पवन, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।